अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करें इस दुआ के साथ। ए वो जात जो हर शय पर कादिर है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सैयदा ताहिरा सदीका खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने पर मौजम अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली सैयद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इमरान फारूक कत्ल केस 10 साल बाद फैसला आ गया। मुल्जिमान पर जुर्म साबित हुआ, उम्र कैद की सजाएं सुना दी गई हैं। असलम खोकर हमारे साथ मौजूद है। असलम खोकर, बताइएगा। जी हसन, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में मुल्जिमान को जो है उम्र कैद की सजा सुना दी है। मुल्जिमान में खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौजम अली जो है वो शामिल है। इंतजाम अदालत ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल का जो फैसला महफूज फैसला था वो सुना दिया है और ये जो फैसला है ये जज शाहरुख अजमल ने आज सुनाया है। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौजम अली को जो सजा सुनाई है और अदालत ने जो मफरूर 4 मुल्जिमान है जिनमें बानी मुतहिदा अल्ताफ हुसैन है, मोहम्मद अनवर है, इफ्तिखार हुसैन और काशिफ कामरान की जो दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि एफआईए अपना जो मुकदमा है वो साबित करने में कामयाब हो गया और अदालत ने तीनों मुल्जिमान को जो 10 लाख रुपए जो मकतूल की आहली है उसको अदा करने का हुक्म दिया है। अरसान, मैं बता दूं कि डॉक्टर इमरान फारूक पर 16 सितंबर 2010 को लंदन में उनकी रिहाइशगाह के करीब चाकू और ईंटियों से हमला करके जो कत्ल कर दिया गया था। 5 दिसंबर 2015 को मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 2 मई 2018 को फर्द जुर्म ऐद की गई। मुल्जिमान ने 7 जनवरी 2016 को मजिस्ट्रेट के रूबरू इकबाल जुर्म किया और एफआईए ने 5 बार मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड हासिल किया। इसमें इस तरह था कि 29 गवाहों के जो बयान रिकॉर्ड किए गए थे और अदालत ने यह केस की समाअत मुकम्मल करके 21 मई को फैसला महफूज किया था जिसे आज सुना दिया गया है। जी असला सही। असलम, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मज़ाहिर सईद भी मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। मज़ाहिर, बताएगा अदालत ने फैसला सुनाया, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये एक तवील केस था और बहुत ही अहम एक कत्ल था और इमरान फारूक जिनके बारे में ये कहा जाता था कि एमकेएम जो थी उसके जो मास्टरमाइंड थे उन्हें इमरान फारूक और अजीम तारिक को कहा जाता था। इससे कबल अजीम तारिक को इसी तरह कत्ल किया गया था, लेकिन इमरान फारूक जो है वो कुछ अर्से तक पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से अलग हो गए थे और अचानक जो है वो नमूदार हुए थे लंदन में, जिसके बाद ये दोबारा एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन के करीब आ गए थे। सिर्फ इतना नहीं, फैसला तो आ गया, मुल्जिमान को सजा भी दे दी गई। इमरान फारूक की थोड़ी सी डिटेल में अगर बात करें तो इमरान फारूक के बारे में काफी जो बातें सुनने में आई थी कत्ल से पहले, वो ये कहा जाता है कि साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ एक पार्टी का जो है वो कयाम कर रहे थे, तो उसमें इमरान फारूक को जो है वो अपने साथ शमूलियत करवा रहे थे, जिसके बाद जो है ये बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो अफराद थे, मास्टरमाइंड थे, उनको नागवार गुजरी, जिसके बाद एक टारगेट दिया। खास एमकेएम के जो कायद थे अल्ताफ हुसैन, उनकी सालगिरह वाले दिन जो है वो ये तोहफा उनको, जो हमारे जराए करीबी जो सिक्योरिटी जराए हैं एफआईए के जराए बताते हैं कि तोहफे के तौर पे इमरान फारूक को जो है वो कत्ल किया गया था और ये तोहफा दिया था अल्ताफ हुसैन को। ताम ये जरूर है कि तमाम हलकों में यहाँ पर एक शोक का समादा, एमकेएम समेत तमाम जो पार्टी के कारकुनान थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, वो शोक का ऐलान कर रहे थे, लेकिन अपर जो क्लास के जो लोग हैं जो इसकी थिंक टैंक है वो यही बताते थे कि ये कत्ल जो है वो एमकेएम के कायद जो है अल्ताफ हुसैन उन्हीं के कहने पर किया गया था और उनको ये सालगिरह का तोहफा दिया गया था। तमाम कत्ल के बाद बहुत शातिर ये मुल्जिमान थे, अब तो इनको मुजरिम कहा जाएगा, मुजरिमान बहुत शातिर थे। कत्ल करने का मुख्तलिफ जरियों से ये पाकिस्तान वापिस आए थे, इंग्लैंड के बाद ये श्रीलंका भी गए थे। इसके अलावा दो और कंट्रीज थी जहाँ इन्होंने जाके जो है वो पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर इन तीनों मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि एफआईए के रूबरू इन्होंने रिमांड के दौरान इस चीज का जो है वो माना भी कि ये कत्ल में मुलविस है, कत्ल करने में ये लोग शामिल थे, जिसके बाद आज 10 साल गुजर जाने के बाद जो है वो फैसला आया है और ये फैसला जो है इमरान फारूक की जो बेगम है डॉक्टर, उनके लिए खुश आइन है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ तक आ गया है कि इन मुल्जिमान से जो है वो मुआवजा भी जो है वो उनको खातून को दिलाया जाए। आजकल बहुत कशमकूशी की जिंदगी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके वालिदैन काफी परेशान है, वालिद का जो है कुछ अर्से पहले इंतकाल हो गया था, ताहम फैमिली की भी जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है, लेकिन ये खुश आइन है कि इंसाफ मिला, थोड़े अरसे बाद मिला, टाइम लग गया लेकिन मिल गया। लेकिन इसमें एफआईए की कारकर्दगी को सफाइश करने की सख्त जरूरत है क्योंकि बहुत मेहनत से इस केस को हैंडल किया गया था। बहुत से शवाहिद जो थे वो जो है इधर उधर हो रहे थे, जिसकी वजह से जो है वो
तहकीकात में बहुत मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत मेहनत की, लेकिन आज इंसाफ मिल गया। इमरान फारूक बहुत ही जबरदस्त आदमी और एक तंजीम साथ किसी भी तंजीम को खड़ा करने की सलाहियत रखने वाले इंसान थे, और यही खतरा था क्योंकि जब खतरा ये MKM के कायद अल्ताफ हुसैन को पेश आया कि उनके मुकाबले में कोई भी शख्स आगे खड़ा हुआ तो वो शख्स या तो जान की बाजी हार गया या मुल्क से बाहर चला गया। यही सूरत हाल हुई थी। अजीम तारिक के साथ इनको घर में घुस के मारा गया था। उसके बाद जो है वो दूसरे जो शख्स थे जो सबसे ज्यादा उभरते हुए थे MKM के, वो इमरान फारूक थे। डॉक्टर इमरान फारूक बानी रुकन थे MKM के। ये बात भी काबिल गौर है। लेकिन जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको मार दिया जाएगा तो वो इस पार्टी से किनारा कशी उन्होंने इख्तियार कर ली थी और रूपोश हो गए थे। लेकिन अचानक जो है वो लंदन में दोबारा इन्होंने जो है वो नमूदार हुए और दोबारा MKM के कायद अल्ताफ हुसैन से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत, गैर शमूलियत तो थी नहीं, लेकिन दोबारा MKM के जो काम थे उनको उन्होंने संभाल लिया। जिसके बाद ये भी सुनने में आई कि अब MKM के अंदर जो है वो एक मखसूस तबके की लॉबी है, उसने कब्जा कर लिया। इस तरह की बातकश की गई, जिसके बाद जो है वो MKM के कायद अल्ताफ हुसैन जो कि काफी नाला थे डॉक्टर इमरान फारूक से, क्योंकि वो साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ से मुलाकातें कर चुके थे और ये भी कहा जा रहा था कि वो उनकी पार्टी है उसको चलाएंगे कराची के अंदर और उसको एक्सपेंड करेंगे। तो इस तमाम तर डील्स हो चुकी थी। ये राय हमारे कहते हैं इमरान फारूक खुद इसकी जीते जी तरदीद कर चुके थे। वो किसी और पार्टी को जो है वो शमूलियत नहीं करेंगे। उनकी जो बानी पार्टी है वो MKM है और MKM में ही रहेंगे। लेकिन तमाम तर चीजों के बावजूद सालगिरह के फंक्शन की तैयारी की गई। अल्ताफ हुसैन की 9-0 को सजा दिया गया और जो है वो जश्न खुद जो उनकी मिली नगमे वो तक जाए जा रहे थे। लेकिन अचानक अल्ताफ हुसैन लाइव टेलीफोन कॉल पे रोना शुरू करते हैं तो उनको ये खबर दी जाती है कि डॉक्टर इमरान फारूक को जो है वो लंदन में, क्योंकि अल्ताफ हुसैन खुद लंदन में मौजूद है, तो लंदन में उनको कत्ल कर दिया गया है। जिसके बाद जो है वो ये सालगिरह शोक में बदल दी जाती है। बज़ाहिर तो ये शोक जाहिर किया जाता है, 3 दिन का शोक का ऐलान भी किया गया है, लेकिन जो अंदरूनी हमारे जो तहकीकात है और जो जराए हमारे इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये इन तीनों लोगों ने मौजम और जो इनके दीगर साथी थे, इन्होंने ये तोहफा दिया था MKM कायद अल्ताफ हुसैन को कि जिस शख्स को आप मरवाना चाहते थे वो आज आपके साथ नहीं है, हमने उसे मार दिया है। मज़ाहिर ये भी बताएगा कि इमरान फारूक के अहले खाना का क्या रद्द-ए-अमल आया है अदालत के इस फैसले पर? देखिए, अभी उनकी जो बेगम है उनसे बात नहीं हो सकी है। तो हम ये जरूर है कि वालिद की उनकी जो है वो डेथ हो चुकी थी पहले ही, तो अभी उनके किसी अहले खाना से तो बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि ये फैसला एकदम आया है। अभी तो ये जो है जब जैसी वो खुद उनसे राब्ता होगा, गालिबन हमारी ये भी बात है कि उनकी जो वाइफ है वो पाकिस्तान में शायद मौजूद भी नहीं है। वो अब अभी किसी दौरे पर जो है वो बरतानिया गई थी, जिसके बाद जो शायद वो लॉकडाउन की वजह से मारूफी नहीं है। तो अभी इस चीज की तस्दीक नहीं हो रही कि पाकिस्तान में, यानी कि जो उनका दिया गया नंबर है उस पर राब्ता किया था, वो नंबर जो है वो ठीक है। मज़ाहिर आप भी हमारे साथ रहिएगा। साबिक सदर पाकिस्तान बार काउंसिल एडवोकेट यासीन आजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सर, 10 साल के बाद आखिरकार फैसला आ गया इमरान फारूक कत्ल केस का, जिसके अंदर अदालत ने कत्ल की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी केस का फैसला सुनाया है। जी जी सर, कैसे देख रहे हैं? एक लंबा अरसा ट्रायल चलता रहा, उतार चढ़ाव आते रहे, कभी यही मुल्जिमान न कर देते थे, सेहत जुर्म से इनकारी भी हुए, लेकिन आखिरकार इसका फैसला और FIA की मेहनत रंग लाई। सबसे पहली बात यह है कि ये जो इंसिडेंट था ये पाकिस्तान की हदूद में नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ UK में हुआ था। लेकिन पाकिस्तान का कानून का PPC का सेक्शन 3 ये कहता है कि कोई भी पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी प्रोसीडिंग पाकिस्तान के कोर्ट भी कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये ऑफेंस UK में हुआ, इन्वेस्टिगेशन सारी की सारी वहाँ हुई, सारी की सारी एविडेंस वहाँ थी, और उस एविडेंस के बाद ये लोग वहाँ से पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में बाद में ये इनकी गिरफ्तारी अमल में आई और रेफरेंस की प्रोसीडिंग शुरू हुई। अब जाहिर है कि केस की जो डिटेल है, मुझे नहीं पता कि जो एविडेंस UK के अंदर रिकॉर्ड हुई थी उनमें से कोई विटनेस यहाँ आया, उसने स्टेटमेंट दिया या नहीं दिया। अगर स्टेटमेंट दिया तो उसकी पोजीशन बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि ये केस जो फैसला किया है एंटी टेररिज्म कोर्ट ने किया है। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, कैपिटल सेंटेंस इसी वजह से नहीं दी तो उन्हें ये पता था कि ये इंसिडेंट बाहर का है, एविडेंस बाहर की है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन हुई, FIA ने इसमें मेहनत की, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि सेक्शन 3 PPC का अगर आप देखेंगे तो उसमें ये प्रोवाइड करता है कि इस केस की प्रोसीडिंग उस मुल्क में भी हो सकती है जिस मुल्क के वो शहरी हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हदूद में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं।
तो जाहिर है कि ये पाकिस्तान से बात तो नहीं थे, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी अमल में जो आई है पाकिस्तान की हदूद में आई है। तो जाहिर है गिरफ्तारी के बाद ये केस एंटी टेररिज्म कोर्ट में प्रोसीड किया गया है और सेक्शन 3 बिल्कुल क्लियर है कि प्रोसीडिंग हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो एविडेंस एंटी टेररिज्म कोर्ट ने दी है वो प्रोसिक्यूशन बिहाइंड द डाउट प्रूव कर सकी या नहीं प्रूव कर सकी, लेकिन काफी टाइम भी क्योंकि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है तो जाहिर है कि राइट ऑफ अपील उनके पास है हाई कोर्ट में, और राइट ऑफ अपील में केस की बाद में नौयत क्या बनती है, चूंकि केस की पूरी एविडेंस जो है कोर्ट ने डिस्कस की होगी। हम डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए चूंकि इंटायर एविडेंस हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कानून के मुताबिक बात कर सकते हैं कि प्रोसीडिंग हो सकती है, लेकिन उसकी सूरत क्या होगी उसको देखना पड़ेगा कि आपके आपने जो एविडेंस प्रोड्यूस की पाकिस्तान की अदालतों में, ये जानते हुए भी कि ये इंसिडेंट यूके में हुआ, उनका मर्डर यूके में हुआ, उनकी एंटायर इन्वेस्टिगेशन यूके में हुई और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद में इसका ट्रायल यहाँ शुरू हुआ। तो अब देखना यह पड़ेगा कि ट्रायल कोर्ट ने जो अपनी फाइंडिंग दी है या जो एविडेंस यहाँ प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस की है वो कितनी साउंड एविडेंस है, क्योंकि पाकिस्तानी लॉ ये भी क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर एविडेंस के अंदर किसी किस्म का डाउट क्रिएट होता है तो उसका बेनिफिट जो है वो हमेशा अक्यूज हो जाता है। अब यहाँ की जो प्रोसीडिंग है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और अब भी मैं कहता हूँ कि अगर इंटायर एविडेंस को देखा जाए और पूरे जजमेंट का मुताला करने के बाद ये देखना पड़ेगा कि एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने के लिए जो एविडेंस, जिस एविडेंस पे उन्होंने यकीन किया कि यह ऑफेंस हुआ है उसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसका फाइनल फैसला जो है ज़ाहिर अपीलेंट कोर्ट ने करना है। और चूंकि जजमेंट दे दिया गया, मेरा अपना जो ज़हन कहता है, दिमाग कहता है कानून से हटकर कि चूंकि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन यूके में हुई, इंडिपेंडेंट एविडेंस वहाँ थी, तो अगर वो एविडेंस ला के यहाँ अदालतों में पेश की गई तो फिर तो मैं समझ बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट यासीन आजाद साहब, साबिक सदर पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी शुक्रिया। मज़ाहिर सईद हमारे रिपोर्टर, असलम खोकर हमारे रिपोर्टर, आप दोनों हजरात का भी शुक्रिया। और खबर दें आपको, तफ्तान बॉर्डर को 7 रोज से के लिए खोलने का फैसला कर लिया गया। मजीद जानेंगे ऑन शहराजी से। ऑन बताएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया? जी बिल्कुल मानूद, देखिए तफ्तान बॉर्डर जो कि कोरोना वायरस की वबा के बाद बंद कर दिया गया था और इस वजह से जो एक्सपोर्टर थे, खास करके आम के एक्सपोर्टर जो पाकिस्तान से इस सीजन में आम ईरान भेजते थे, उनके लिए बड़ा मसाइल का सामना था। और साई टीवी ने वाज़ेह तौर पे उनकी आवाज उठाई थी और एक्सपोर्टर की आवाज बन के साई टीवी सामने आया था और साई टीवी की काबिशें रंग ले आई और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनाई गई जिसकी सरबराही असद कैसर ने की और फिर उन्होंने वजारत दाखिला के हुकाम को बुलाया और उसके साथ साथ PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम को भी बुलाया और उसके बाद एक फैसला गुज़िश्ता रोज किया गया था कि कप्तान बॉर्डर जो है वो खोला जाएगा। आज बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन वजारत दाखिला दिया है और वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 दिन जो है वो कप्तान बॉर्डर खोला जाएगा। तमाम बॉर्डर के जो SOPs जारी किए गए हैं वजारत दाखिला की जानिब से, उन पर अमल दरामद किया जाएगा। तो ये कि इंतहाई अच्छी खबर जो है वो एक्सपोर्टर के लिए है और उसके साथ साथ साई टीवी जिन कोशिशों में मशगूल था वो कोशिशें भी जो है नतीजा खेज साबित हुई हैं और अब ये बॉर्डर खोल दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया ऑन शहराजी। लाहौर हाई कोर्ट आटा और गंदम वारान से मुतालिक दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और नैब की जानिब से जवाब जमा न करवाने पर अदालत बरहम हो गई। अदालत ने वफाकी हुकूमत और नैब समेत दीगर इदारों को जवाब जमा करवाने की आखिरी मोहलत दे दी। जस्टिस साजिद महमूद ने रिमार्क दिए कि वफाकी हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं। हाई कोर्ट में आटा और गंदम बहरान से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि कीमतें बढ़ती रही, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सोया रहा। गंदम और चीनी बहरान के पीछे माफिया है, माफिया को ताकतवर हलकों की हिमायत हासिल है। इस्तदा है गंदम और चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। विफाकी हुकूमत और नैब की जानिब से जवाब जमा न कराने पर अदालत बरहम हो गई। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि विफाकी हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं। अदालत ने विफाकी हुकूमत और नैब समेत दीगर इदारों को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत देते हुए समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी।
वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में गुफ्तगू कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट से इस साल जो कि 835 अरब थे, यानी 229 अरब रुपए नहीं आती कि और क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपकी अपनी इनएफिशिएंसीज की वजह से। लेकिन अभी तक हमें कल कितने हसन 525 पहले मिले, आपकी अपनी इनएफिशिएंसीज की वजह से। लेकिन अभी तक हमें कल कितने हसन 525 पहले मिले थे, कल कितने आए थे 28। हम आज अभी एक किस्त और आनी है जो 30 जून को आएगी, 525 और 28 हुए 553, 553 अरब अभी तक हमें मिले हैं 606 अरब में से, और ये आखिरी 28 अरब रुपए कल मिले हैं हमें। अब 606 में से ये निकाल दें तो अभी 53 अरब रुपए इन्होंने हमें देने हैं अगर 606 का टारगेट पूरा करना है। अल्लाह करे 30 जून को तो नहीं पता, 30 जून को पता चल जाएगा लेट आवर्स में। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो शायद ना करूं, लेकिन मैं आपको कन्वे जरूर कर दूंगा कि पैसे कितने आए। ये इनके नजर आ रही है नाअहली, पता चल रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने अपनी कल बजट स्पीच में कहा था और पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2017-18 में जब पिछली हुकूमत थी, ये हुकूमत नहीं आई थी, उस वक्त 5.8% जीडीपी ग्रोथ। ये जितनी इकोनॉमी ग्रो करेगी उतने टैक्सेस ग्रो करेंगे, उतनी आपको जो है ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो हुकूमत भी ज्यादा टैक्सेस मिलेंगे उनको। जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की थी 5.8% पे, ये थी पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के जमाने की बात है। जब साल खत्म हुआ उन्होंने उसको रिवाइज डाउन किया 5.2% पे, 5.8 से 5.2% पे, और जो एक्चुअल नंबर वो भी 5.2% आया जो उन्होंने एस्टिमेट किया था। नॉर्मली होता है ऐसे ही है, थोड़े बहुत 2-4% का, यानी 2-4% ऑफ द 5.2 मैं कह रहा हूं, फर्क कभी कभी आ जाता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आता। माशाल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, ग्रोथ 6.2% पे पिच की थी। ये की जरूर पिछली हुकूमत नहीं थी। जब 5.2 उन्होंने अचीव कर लिया, उससे एक साल पहले 4.5% था गालिबन, मुझे सही नंबर याद नहीं है। 5.2 जब अचीव कर लिया तो आप जरूर कहेंगे नहीं बढ़ाऊं मैं। 6.2 उन्होंने छोड़ के गए, एक पीटीआई की हुकूमत आ गई। आज से एक साल पहले जब बजट आया, बजट से पहले इकोनॉमिक रिपोर्ट आती है ना, एक दिन पहले वो करते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसमें पिछले साल उन्होंने कहा, ये साल नहीं, 2019 के मई या जून के किसी टाइम पे आई होगी रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि जी 6.2 नहीं, पिछली हुकूमत ने हमारे पीछे ये छोड़ दिया, वो छोड़ जाओ, अभी कहानी जो खत्म ना खत्म होने वाली कहानी। उन्होंने कहा जी 3.3% होगी, 6.2 नहीं, तकरीबन आधी जो उन्होंने कही थी। और ये जो है मार्च अप्रैल में ये फाइनलाइज करते हैं, नंबर 2 महीने रह जाते हैं। ये एस्टिमेट इतना कर सकते हैं आदमी, और जैसे मैंने कहा ना थोड़ा बहुत फर्क आता है। एक कह रहे हैं कि बॉम्ब शेल गिरा जब साल बाद तकरीबन, उन्होंने कहा जो पिछले साल के हमने जो आपको कहे थे 3.3%, 3.29% थी टू बी एग्जैक्ट ग्रोथ, वो अब असल में हमने नंबर दोबारा देखे तो वह 1.9% है। 1.9% की ग्रोथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एफबीआर ने पिछले साल से कम रेवेन्यू कमाया। यह पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। और वो 2018-19 में ना कोई फ्लड आया, ना कोई और
लेकिन इनकी नाअहली की वजह से वो 1.9% रहा। इस साल इन्होंने 4% की एस्टिमेट की थी ग्रोथ की, और इस साल एस्टिमेट की 4% की ग्रोथ उन्होंने अभी रिवाइज की है। और अब तो कोरोना अपनी नाअहली का बोझ किसी और पे डालने के लिए वो -0.4% -0.4% ग्रोथ। मैंने एनईसी की मीटिंग में और आप लोगों से भी बताया था कि मैंने कहा कि जी मुझे लगता है आपका ये नंबर भी गलत, इतने नाअहल है कि आप एक नॉर्मल ईयर में कुछ भी नहीं था तो आप अपने टारगेट जो 6.2% था उसका 1/3 भी नहीं कर सके पूरा। तो ये नंबर मुझे दुरुस्त नहीं लगता। और देखें, सूबों के पास वो वसाइल नहीं है कि वो जीडीपी कैलकुलेट करें, वो सारे फिगर्स बाकी सूबों से नहीं मिलते, ग्रोथ कैलकुलेट करें, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज करती हैं, उनका काम है। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इस साल, यानी ये जो रवा माली साल है जो अब 30 जून को खत्म होगा, जिस पे -0.4% उन्होंने एस्टिमेट किया है, उसकी जगह पे आपकी ग्रोथ होगी -2.6%। अब मैं किस नंबर पे बिलीव करूं? और वाकई जो नंबर आ रहे हैं कि 5.5 ट्रिलियन से आप 3.9 ट्रिलियन कह रहे हैं कि आपकी एफबीआर की रेवेन्यूज होंगी, तो ये दुरुस्त लगते हैं नंबर्स। जब मैंने ये बात एनईसी में कही थी तो मुझे कहा कि जी वर्ल्ड बैंक के पास अपने नंबर नहीं होते, वर्ल्ड बैंक भी डेटा हमसे लेती है और फिर निकालती। मैंने कहा अगर डेटा भी आपसे लेती है, कोई डेटा खुद से नहीं हासिल करती, फिर तो आपके कैलकुलेशन का तरीका गलत है। यहां तो गलत है, या हम जानबूझ के गलत बता रहे, सिर्फ लोगों को नए पाकिस्तान की उम्मीद दिलाने के लिए। ये मैंने एनईसी में कहा, और मैंने कहा था मेहरबानी करके मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड जरूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि जब मिनट्स आएंगे ये रिकॉर्डेड होगा, नहीं तो मैं ये पब्लिकली कह चुका हूं और ये कोई डिनाई कर दे ये बात कि जी मैंने ये चीज नहीं कही है। अगले साल इन्होंने 2.1% ग्रोथ रखी है अगले माली साल में। मेरा ख्याल है कि ये नंबर दुरुस्त नहीं है, ये एस्टिमेट सही नहीं है। पिछले साल तो सिर्फ 3 महीने कोरोना का इफेक्ट था और 12 महीने इनकी नली का इफेक्ट था। अगले साल एक चीज तो कंफर्म है कि 12 महीने इनकी नाअहली का इफेक्ट तो हम बर्दाश्त करेंगे। कोरोना कितना जाता है आगे उसका इस वक्त हमें पता नहीं है। तो कम से कम ये फैक्टर करके अपनी नाअहली, और फिर ठीक है कोरोना की वजह से तकलीफ और प्रॉब्लम्स आए, उनको भी साथ मिला के ये नंबर रिवाइज करें। वर्ल्ड बैंक ने अगले साल के लिए -0.2% ग्रोथ की बात की है, जो उनकी स्टडी है पूरी। वो मैंने ये भी बताई थी एनईसी की मीटिंग में, और ये उन्होंने फिर भी उसको 2.1% पे अगले साल की एस्टिमेट बनाए और अपने सारे नंबर इस 2.1% ग्रोथ पे रखे हैं। अब हम भी मजबूर हैं कि वो नंबर जो देते हैं हमें, अगले साल के लिए हमें कहा जा रहा है 760 अरब रुपए आपको मिलेंगे। हमें तो वो जो कह रहे हैं कि जी मिलेंगे, हम उसी पे बजट बनाए। उस बजट की बनाने की वजह से, ये नंबर की वजह से, और बड़ी अगेन हैरत की बात थी, मैंने खुद नहीं सुना, मैं इसलिए पाकपतन कॉलेज रोड पर जेर तामीर मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 कमसिन बहन भाई जाँ भाग हो गए। जाँ भाग होने वालों में 2 साल के हैदर सुहेल और 9 साल की हमना सुहेल शामिल हैं। मजीद जानेंगे तारिक अली से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन में कॉलेज रोड पर जेर तमीर मकान जिसकी छत गिर गई, जिसमें 2 साला बच्चा और 9 साला बच्ची जाँ भाग हो गई। ये बच्चे अपने दादा से मिलने सहीवाल से पाकपतन आए थे, मौका पर जहां भाग हो गए। जी ये भी बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या कार्रवाई की जा रही है? मलबा हटाया जा रहा है और मलबे के नीचे सिर्फ ये 2 ही लोग थे? ये मलबे को हटाया गया और जो लास्ट
लाशें हैं वो DSP हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई है। बहुत शुक्रिया तारिक अली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 2 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इत्तलाक आज शाम से होगा। इन इलाकों में आने और जाने वालों को मास्क लगाना लाजमी और तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है। ताहम अशिया खुरनोश और मेडिकल स्टोर्स शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। लॉकडाउन वाले इलाके में घर से एक फर्द को सामान की खरीदारी की इजाजत होगी। इन इलाकों में घर से बाहर निकलने वालों को वजह बताना जरूरी होगी। घरों पर तकारीब की इजाजत भी नहीं होगी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी की पाबंदी होगी। इन इलाकों में होम डिलीवरी की इजाजत भी नहीं होगी। लॉकडाउन वाले इलाके में मोबाइल डिस्पेंसरी और मोबाइल यूटिलिटी स्टोर का हुकूमत इंतजाम करेगी, जबकि ऐसे इलाकों में मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का काम भी हुकूमत सरअंजाम देगी। कमिश्नर कराची के एलामिये के मुताबिक कयूमाबाद, लांडी 36B, मॉडल कॉलोनी, अल्फला, मलीर, मोइनाबाद, कैंट बाजार, सदर बिजनेस रोड, उर्दू बाजार, आगरा ताज, बहार कॉलोनी में लॉकडाउन होगा। खयाबान मुहाफिज, खयाबान बदर, बहादुराबाद, मोहम्मद अली सोसाइटी, ईसा नगरी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7, गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 2 और 13 और सफूरा गोट भी लॉकडाउन वाले इलाकों में शामिल है। इसके अलावा तारिक रोड, मार्टन स्क्वायर, फातिमा जिना कॉलोनी, जहांगीर रोड, 3 हट्टी, सोल्जर बाजार, सईदाबाद, कैटल कॉलोनी, गुलशन हदीद, जाफर तैयार, कायदाबाद, गुलशन मेमार, गुलबर्ग और नॉर्थ कराची के बाज इलाकों में भी लॉकडाउन होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को कोरोना वायरस के बायस सील करने का फैसला हुआ है। इस वक्त नुमाइंदा सर्च टीवी अता हुसैन जिला शर्की में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि जिला शर्की के कौन कौन से इलाके बंद करने का फैसला हुआ है। अता बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बायस जो है शहर में के मुख्तलिफ इलाकों को सील करने का फैसला किया गया है। इस वक्त मैं जिला शर्की के इलाके में मौजूद हूँ। जिला शर्की की जो है वो 21 स्पॉट की निशानदेही की गई है जहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उनको सील करने का फैसला किया गया है। मैं इस वक्त जिला शर्की के इलाके PCHS में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये पूरी आबादी है इस जिला शर्की के इस इलाके की हदूद में जो है बल्ती मोहल्ला, PCHS ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 6 आता है, जबकि तारिक रोड भी इसमें शामिल है। इनको सील करने का फैसला किया गया। अगर जमशेद टाउन के इलाकों की बात की जाए जो जिला शर्की में आते हैं, उनमें जहांगीर रोड नंबर 1, 2 और 3 हट्टी, जमात खाना, जमशेद रोड और इससे मोहल्ले का दीगर इलाके जितने जो जिला शर्की में आते हैं उनको सील करने का फैसला किया गया है, जिसका इतलाक आज शाम 7 बजे से किया जाएगा। और इस लॉकडाउन के दौरान सिर्फ वो दुकानें खोली जाएंगी जो रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं और मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, जबकि लोगों की आमदोरफ्त पे पाबंदी होगी। अगर किसी को जरूरत के तहत घर से निकलना है तो उसको पहले निशानदेही करानी होगी, उसके बाद उसको जाने की इजाजत दी जाएगी, नहीं तो उसको वापस घर भेज दिया जाएगा। और अगर जिसने हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन। जिला शर्की की सूरत हाल से अता हुसैन आगाह कर रहे थे। अब नुमाइंदा सच टीवी अशरफ सोलंकी से जानते हैं जो फैसल कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में मौजूद हैं। जी अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन जमाल के इलाके में मौजूद हूँ और गुलशन जमाल कंटोनमेंट फैसल के अंडर आता है और पहले ये इलाका सील नहीं हुआ था। कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तो उस वक्त इस इलाके को सील नहीं किया गया था, बंद नहीं किया गया था। ताहम अब जो हुकूमत ने फैसला किया है उसमें गुलशन जमाल का भी शुमार हो रहा है और स्मार्ट लॉकडाउन यहाँ पर भी लागू किया जाएगा। कैमरामैन अगर दिखाएं, ये इलाका है, ये पूरा इलाका है, आज से 7:30 बजे के बाद मुकम्मल सील किया जाएगा। यहाँ पर जो मार्केट है, दुकानें हैं, वो भी बंद होंगी और वहाँ पर सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और राशन की दुकानें जो हैं वो 7 बजे तक खुली रहने की इजाज़त होगी, जबकि दीगर जो शहरी हैं उनकी नकलो हरकत पर भी पाबंदी होगी। अगर कोई शख्स घर से बाहर निकलेगा भी तो उसके लिए भी यही है कि वो बताएगा कि किस काम से बाहर जा रहा है, तो उसके बाद ही उसको बाहर जाने की इजाज़त होगी। ताहम इस दौरान जो है सिक्योरिटी सख्त होगी और पुलिस के जवान जो हैं वो इलाकों में मौजूद रहेंगे। इस इलाके को पहले जो है कोरोना वायरस के दौरान सील नहीं किया गया था, बंद नहीं किया गया था, लॉकडाउन नहीं किया था। ताहम अब इस इलाके को भी सील करने का फैसला किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत गली, मोहल्ले और यूनियन काउंसिल सील हैं। सिर्फ दूध, दही, मेडिकल स्टोर्स, आटा चक्की, सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली हैं। रावलपिंडी के 15 और कैंट के 7 मकामात पर लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा।
ढोक काला खान, कयूमाबाद, इकबाल टाउन, ढोक पिराचा, ढोक कश्मीरिया, कुरी रोड, अली आबाद, ढोक अली अकबर, सादिकाबाद, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, अफंदरी कॉलोनी, सैटेलाइट टाउन के कुछ इलाके और खुरम कॉलोनी भी सील रहेगी। मुतासरा इलाकों में दूध, दही, मेडिकल स्टोर्स, आटा चक्की, सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 8 बाजारों को सील करने के अहकामात तो जारी हुए, मगर उन पर अमल दरामद न कराया जा सका। कसूर में कोरोना के बढ़ते केसेस को रोकने के लिए यूनियन काउंसिल्स को सील किया गया है। गुजरावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। मुल्तान में भी कोरोना के खदशे के पेश नजर 3 इलाकों को सील किया गया है, जिसमें MDA चौक, शाहरुखन आलम कॉलोनी और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिनों के दौरान 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा चुका है। एबटाबाद, सवात, नौशहरा, मर्दान, चित्राल और मालाकंड में गली और मोहल्ले सील हैं। पेशावर में अशरफिया कॉलोनी, यूनिवर्सिटी टाउन, अयाताबाद और शिनवारी टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन है। वायरस के फैलाव के पेश नजर डेरा इस्माइल खान में भी 3 इलाके सील हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद मजीद 2 सेक्टर्स को सील कर दिया गया। अब तक सील किए गए इलाकों की तादाद 5 से ज्यादा हो गई। सील किए गए इलाकों की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं कामरान चौधरी से। कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों को सील किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन आपको मेरे कम में दिखाएंगे कि ये I8 मरकज को जाने वाला रास्ता है और ये रास्ता जो है वो सील किया गया है। I8 1 और 2 जो है वो दोनों सेक्टर जो है वो खुले हुए हैं और I8 किया गया है और मुख्तलिफ जो I8 मरकज को और I8 3 और 4 को जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पे जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है और पुलिस एहलकार जो है वहाँ पे तैनात हैं और यहाँ पे किसी भी बाहर से आने वाले शख्स को जो है वो दाखिले की इजाज़त नहीं है। इसी तरह से मराकज़ के अंदर से जो लोग जा रहे हैं वो भी बगैर किसी काम के या मेडिकल स्टोर पे जाने के अलावा कहीं पे भी नहीं जा सकते। इसके साथ साथ मखसूस दुकानें जो हैं वो भी खोली गई हैं, ग्रासरी की दुकानें हैं, करियाना की दुकानें हैं, इसके साथ साथ दूध दही की दुकानें हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की दुकानें हैं वो खुली हैं। इसके अलावा तमाम जो है वो सेक्टर्स जो है उनको ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में जो है कोरोना के केसेस की तादाद 9,700 के करीब है। तकरीबन 10,000 केसेस हो चुके हैं और उसके बाद जो है वो ये फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए जो है वो बंद किया जाएगा और हॉट स्पॉट एरियाज जो हैं वहाँ पे जो है वो कोरोना के जिन इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं उन इलाकों को जो है वो सील किया जाएगा। और उसी सिलसिले में जो है वो रात गए जो है वो I8 और I10 सेक्टर जो है इनको सील किया गया है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से मुख्तलिफ और इलाकों की निशानदही की जा चुकी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, उन इलाकों को जो है आने वाले दिनों में सील किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। मुल्तान के 3 इलाकों में होने वाले स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात को शहरियों ने हवा में उड़ा दिया। MDA चौक पर दुकानें खुली हैं, शहरियों की आमदोरफ्त बदस्तूर बरकरार है, जबकि दीगर SOPs पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अहमद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद काशिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया की जानिब से सिफारिशात की गई थी कि 3 मुख्तलिफ मकामात तो ऐसे हैं कि जहाँ पर लॉकडाउन की ज़रूरत है, जिसमें MDA का इलाका जो है वो भी शामिल था, शाहरुखन आलम और न्यू मुल्तान के भी कुछ इलाके जो हैं वो उनमें शामिल है। तमाम भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर लॉकडाउन के लिए हवाले से सिफारिशात हैं, कहाँ है लॉकडाउन? यस सर, हमें बताया गया था MDA चौक पर लॉकडाउन किया गया है, बल्कि इधर ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर कोई लॉकडाउन की सूरत नज़र नहीं आ रही। सारी दुकानें, मार्केटें खुली हुई हैं और हर चीज़ बंदे इंतज़ामिया वो देखें रश वगैरह हर जगह पर हुआ है और वहाँ पर होटल वगैरह भी खुले हैं, वहाँ पर भी रश वगैरह है, लेकिन लॉकडाउन की कोई वो ना इंतज़ाम नज़र आ रहा है, ना हमें कोई इस तरह के लोग नज़र आ रहे हैं जो ये करवा सकें। सही। अच्छा, आपको कोई इंतजामिया का कोई बंदा यहाँ पर नज़र आया है कि जिसकी जानिब से कोई इंतजाम करवाए जा रहे हो? नहीं सर, हमें कोई बंदा नजर नहीं आया अभी। कोई इंतजामिया का कोई शख्स यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा और आवाम का ये कहना भी है कि इंतजामिया नोटिस ले और इस हवाले से अगर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन मुल्तान के इलाकों में हो रहा है तो वहाँ पर उस हवाले से अमल दरामद भी होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। लाहौर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज है। सूबाई दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के बायस इस वक्त 61 इलाके मुकम्मल तौर पर सील किए जा चुके हैं। मजीद जानते हैं नबी नकवी से। जी नबी।
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के फैसले के बाद आज लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में लाहौर के 61 इलाके जो है मुकम्मल तौर पे पुलिस की जानिब से सील कर दिए गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के पोस्ट इलाके गार्डन टाउन में, जो जिसको चारों तरफ से पुलिस की जानिब से बैरियर्स लगा के, खारदार तार लगा के जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ना अंदर से बाहर आने की किसी को इजाज़त है और ना ही पुलिस किसी को बाहर से अंदर जाने की इजाज़त दे रही है। और पुलिस के साथ साथ इस वक्त जिला इंतजामिया जो है वो काफ़ी मुतहरिक नजर आ रही है। असिस्टेंट कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी जो टीमें बनी हुई है वो इन सील शुदा इलाकों के दौरे कर रही हैं। पुलिस की जानिब से किए गए इकदाम देख रही हैं। लोगों की जानिब से क्या SOP से अख्तियार किए जा रहे हैं वो भी उनका जायजा जो है जिला इंतजामिया की जानिब से लिया जा रहा है। तमाम इस वक्त लाहौर के पोस्ट तरीन इलाकों में अगर बात की जाए तो जौहर टाउन है, गार्डन टाउन है, गुलबर्ग है, बैरियर टाउन है समेत जो है पूरा अंदरून लाहौर है, रामनगर है, करीम पार्क है, दरोगे वाला है। यहाँ पे कुल मिला के पूरे लाहौर में 61 इलाके मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए। तमाम इन इलाकों में किसी किस्म के कारोबारी मराकज नहीं खोले जा रहे। सिर्फ जो है अशिया ज़रूरी है जिनमें आपके फार्मेसी है, तंदूर है, दूध दही की दुकानें, वो भी सिर्फ शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त है। अदरवाइज कोई दुकान इंतजामिया की जानिब से खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तमाम तो जितने इलाके इस वक्त हमें सील नजर आ रहे हैं वो लाहौर में 14 रोज़ के लिए मुकम्मल तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी। पाकिस्तान ने फ्रांस और मैक्सिको को पीछे छोड़ दिया। कोरोना केसेस में 13वें नंबर पर आ गया। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 1,60,118 तक जा पहुंची है, जबकि एक ही दिन में 118 अफराद जहां भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3093 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 31,500 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 9,82,012 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के मजीद 5,358 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासर अफराद की तादाद 1,60,118 हो गई है। इनमें से 59,215 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, जहां अब तक 60,138 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध में 59,983, खैबर पख्तूनख्वा में 19,613, बलूचिस्तान में 8,794, इस्लामाबाद में 9,637, आजाद कश्मीर में 740 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,214 केस रिपोर्ट हुए हैं। एक रोज के दौरान कोरोना के सबब 118 अमवात हुई, जिसके बाद अमवात का मजमुआ 3,093 हो गया है। सबसे ज्यादा अमवात भी पंजाब में हुई हैं, जहां 1,202 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 916, खैबर पख्तूनख्वा में 755, इस्लामाबाद में 94, गिलगित बल्तिस्तान में 18, बलूचिस्तान में 93 और आजाद कश्मीर में 15 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बाग हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। दूसरी जानिब महकमा सेहत की जानिब से नाकाफी सहूलियात से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, एक तरफ तो कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा है। डॉक्टर्स का इस बारे में क्या मौकिफ है, उनको मजीद किस किस मुश्किलात का सामना है? इस वक्त YDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जाफर नकवी हमारे साथ मौजूद, उनसे बोलिए डॉक्टर साहब बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना इस वक्त डॉक्टरों को करना पड़ रहा है और वेंटिलेटर्स क्यों दस्तयाब नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे हैं जो मुश्किलात हैं वो सबसे पहले ये कि पेशेंट्स के पास जो हम जाते हैं, हमारे पास प्रॉपर N95 मास्क किट्स की रिक्वायरमेंट जो हम रिक्वायर्ड कर रहे थे वो मिल तो रही है, लेकिन उस तरसील से नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए और उस क्वालिटी की नहीं मिल रही जो गवर्नमेंट को देने चाहिए एटलीस्ट। और उसके बाद जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता जा रहा है, पेशेंट ज्यादा हैं, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिक्स नर्सेज की कमी मौजूद अभी भी है। बेड्स की कमी जो हम देखें तो बेड्स भी बहुत कम है, जिस तादाद में बेड्स होने चाहिए उस तादाद में है नहीं। जितनी आवाम है, जितने लोग जो आवाम है इफेक्ट हो रहे हैं, कोरोना के साथ आ रहे हैं, वो वहाँ पे इतने बेड्स नहीं है। बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की फैसिलिटीज भी हॉस्पिटल में कम से कम होती जा रही है। ये तो सिर्फ ये वो चीज़ है जो इमरजेंसी में प्रोवाइड की जाती है। जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, जो पेशेंट वेरी क्रिटिकल होते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको हम ICUs में शिफ्ट करने के लिए हमारे पास बेड्स नहीं है होते। हमारे पूरे पंजाब में चलिए लाहौर की बात करें, जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो इतनी कम है कि कोई अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा अपना भी आ जाता है उसके लिए भी नहीं हमें मिल पाता। ये एक सबसे बड़ी ज़ुबान वाली हमारी गवर्नमेंट की, हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट इसको सोचना चाहिए कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई जाए, ऐसे डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए, पैरामेडिक्स नर्सेज की तादाद बढ़ाई जाए ताकि चीजें प्रोवाइड की जा सकें। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टर्स के पास उनको टेस्ट करने के लिए किट्स ही मौजूद नहीं है, तो डॉक्टर्स का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो सहूलियात हैं वो सरकारी अस्पतालों में दी जाएं ताकि इलाज मुआलजे के साथ साथ डॉक्टर्स की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। मरीजों को पेश आने वाले मसाइल एक जानिब, पिम्स हॉस्पिटल के अमले की किट्स के लिए दुहाई दूसरे जानिब,
हॉस्पिटल इंतजामिया की तरजीहात में शायद फुटपाथ कवरिंग रोगन करना ही रह गया है। सजाद काजमी हमारे साथ मौजूद है। सजाद, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इसमें मैं मौजूद हूँ पिम्स अस्पताल में। जुड़वा शहरों का सबसे बड़ा अस्पताल है। जितना बड़ा अस्पताल है इतने इसके बड़े मसाइल भी हैं। मरीजों को पेश आने वाली मुश्किलात जो हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ये जरासीम कुछ जहाँ यहाँ पर गेट लगाया गया था जब से कोरोना की वबा आई है, और उस वक्त से लेकर अब तक ये चलने से कासर, अगर मेरा कैमरामैन बिलावल खुर्शीद मेरे में दिखा सके तो ये वो गेट है जो कि तकरीबन इसको लगे हुए यहाँ से 2 से 3 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अब तक ये चलने से कासर है। यहाँ पर और जो शहरी हैं यहाँ पर गुजरते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद हम जो है डिसइंफेक्ट हो चुके हैं, जरासीमों से पाक हो चुके हैं, लेकिन ये जो गेट है अब तक चलने से कासर है। इसके साथ साथ जो तिबी जो अमले की तरफ से शिकायत की जाती थी कि हमें प्रोएक्टिव गेट्स नहीं दिए जा रहे, और दूसरी तरफ अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी धड़ल्ले से जारी है, और तो और नई चीज बनाने से अलावा जो है यहाँ पर जो फुटपाथ है उसी की कोटिंग की जा रही है, उसी के ऊपर ही अपग्रेड किया जा रहा है। फुटपाथ लगे उसके ऊपर जो है और ब्रिक्स लगाई जा रही हैं और साथ जंगले तोड़ दिए गए। और एक तरफ तो कहा जाता है कि हमें जो है फंड हुकूमत की तरफ से नहीं दिए जा रहे, तो दूसरी तरफ इस तरह की जो गैर जरूरी जो है काम वो जारी हैं, और साथ साथ जो यहाँ पर गेट है जरासीम कुछ वो दूसरी तरफ उसके मसाइल हैं। और यहाँ पर शहरी जो मौजूद हैं वो ये भी शिकायत करते नजर आते हैं कि हम काफ़ी देर से यहाँ पे टोकन लेके बैठे हुए हैं, हमें कोरोना के टेस्ट के हवाले से भी हमें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। 1-2 दिन के बाद आने का कहा जाता है। इवन टोकन लेकर भी यहाँ पर शहरी जो हैं काफ़ी इंतजार कर रहे हैं कि जो है वो उसको फत उठा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर शहरी ये भी कहते हैं कि अगर एंडोस्कोपी और जो दीगर जो है यहाँ पर लोग टेस्ट करवाने के लिए आते थे, एंडोस्कोपी जो कि पहले हफ्तों में उसकी डेट दी जाती थी, आजकल वो भी महीनों तक पहुंच चुकी हैं। अगले महीने आए तो उससे अगले महीने आए तो एंडोस्कोपी के जो मरीज हैं वो तो पहले ही जो मैदे के अल्सर और जो दीगर मसाइल का शिकार होते हैं वो इस चीज़ की दवाई देते नजर आते हैं कि हमें कम से कम जो नज़दीक की डेट दी जाए ताकि जो है हम जो टेस्ट करवा कर दीगर जिसके जो है उसके इलाज के लिए अद्वियात वगैरह वो खरीद सकें। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काजमी। उधर पेशावर में कोरोना वबा की वजह से प्राइवेट क्लिनिक चलाने वालों की चांदी हो गई। मजीद जानेंगे वाजिद शहजाद से। जी वाजिद, क्या सूरत हाल है पेशावर की? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कोरोना वायरस ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने पंजे तो गाड़ लिए हैं, लेकिन दूसरा मसाइल यहाँ पे पेशावर में ये पेश आ रहे हैं कि जो प्राइवेट क्लिनिक और डॉक्टर हजरात हैं उन्होंने अपनी फ़ीसों को जो है वो डबल कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालें हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पतालों में उनकी फ़ीसों में भी इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, हम शहरी से पूछेंगे कि क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा क्या कहेंगे, फ़ीसों में इजाफा कर दिया गया है, फ़ीसों के हवाले से बताइएगा। देखिए, गरीब जो बंदे होते हैं ना वो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन जब वहाँ पर सहूलियात नहीं होती, रश होती है, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होता, तो उसको मजबूरन फिर प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। लेकिन जब हम वहाँ पर जा रहे हैं, अब जो हालात चल रहे हैं, तो जो डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, उन लोगों ने अपनी फ़ीसों को डबल कर दिए। मतलब जो 200 से 500 तक लेते थे उन्होंने 1000-1500 कर दिए। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, इसके अलावा जो इंजेक्शन लगते हैं उनके रेट्स में लोगों ने इजाफा कर दिए। तो हुकूमत को चाहिए, जो मुताल्लिका इदारे हैं जो इन पर चेक एंड बैलेंस करते हैं, उनको चाहिए कि इस पर चेक करें, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो बहुत मजबूर हो गए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि हुकूमत जो है इनके खिलाफ एक्शन ले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के एक मेडिकल सेंटर के बाहर। मेरा कैमरामैन बताता चले तो ये मेडिकल सेंटर है। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ मरीज़ जो है यहाँ पर आते हैं, ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। अगर मैं हयाताबाद के हवाले से बताता चलूँ तो वहाँ पे 1-2 प्राइवेट अस्पतालें हैं जो सबसे बड़ी, पेशावर की सबसे बड़ी प्राइवेट अस्पतालें हैं। उनमें जो कोरोना के मरीज़ हैं 14,000 रुपये उनसे बेड का चार्ज किया जा रहा है रोज़ाना का। इसी तरह अगर कम से कम खर्चा अगर कोरोना मरीज़ों का बताता चलूँ तो 20,000 रुपये इसके जो है चार्ज किए जा रहे हैं। मरीज़ों का टोटल खर्चा जो है रोज़ाना का 25 से 30,000 बेड वगैरह और जो टेस्ट वगैरह हैं उनका वसूल किया जाता है। इसके अलावा हयाताबाद में ही एक दूसरी बड़ी हॉस्पिटल है जिसको खर्चा उसका जो है 3 से 4 लाख रुपए एक मरीज से चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह जो मैं अगर फीसों के हवाले से बताऊं तो फीसें तो डबल कर दी गई हैं, लेकिन शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों को यही कहना है कि जो डॉक्टरों की चांदी हो गई है, जिन्होंने डबल फीसें कर ली हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, तो खुदारा जो हेल्थ केयर कमीशन है वो इस पर चेक एंड बैलेंस रखे ताकि जो है मरीजों को रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया वाजिद शहजाद। सानेहा मॉडल टाउन को 6 साल हो गए, लेकिन शोहदा के लवाहिकीन
आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस ने एक बार फिर हुकूमत से मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल फ्रांस में मॉडल टाउन शोहदा की 6ठी बरसी पर कुरान ख्वानी की गई। शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। मिनहाजुल कुरान फ्रांस के डायरेक्टर अलामा हसन मीर कादरी ने कहा कि सानहे को 6 साल बीत जाने के बावजूद मुतासरा खानदानों को इंसाफ नहीं मिला। जिम्मेदारान आजाद घूम रहे हैं जबकि मुतासरीन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम को उनके वादे भी याद दिलाते हुए मुतालबा किया कि मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाए। तकरीब में जून 2014 को मॉडल टाउन में पेश आने वाले वाक़े की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। चीनी फनकारा ने स्टील वायर्स की मदद से कुछ ही देर में शानदार फनपारा तख्लीक कर डाला। दरख्तों की टहनियां, फूल और पत्ते और उन पर बनाए गए नक्शो नगार नफासत और उम्दा कारीगरी की मिसाल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर कोई भी तारीफ किए बगैर ना रह सका। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।